एसेट्स में हम अप्लाई करेंगे एनसीआई की परसेंटेज, और जो भी नंबर आएगा ये एनसीआई की एक्विजिशन डेट पे वैल्यू बन जाएगी। क्या ये समझ आता है सर? थोड़ी और डिटेलिंग में जाएं। अच्छा, एक और चीज कि ये जो एक्विजिशन डेट पे आपने कंसिडरेशंस ली हैं, इनको कैसे मेजर करना है? ये जो एक्विजिशन डेट पे हमारे पास डिफरेंट तरह की कंसिडरेशंस हो सकती है, इन कंसिडरेशंस को कैसे मेजर करना है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए या तो कैश कंसिडरेशन हो सकती है, या नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन हो सकती है, या शेयर कंसिडरेशन हो सकती है, या डेफर्ड कंसिडरेशन हो सकती है, या कोई कंटेंजेंट कंसिडरेशन हो सकती है। तो या तो कंसिडरेशन कोई डेफर्ड कंसिडरेशन होगी, या कंटेंजेंट कंसिडरेशन होगी, या फिर एक्विजिशन डेट पे ही कैश, शेयर्स या एसेट्स दिए जा रहे होंगे। अगर सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए कंसिडरेशन एक्विजिशन डेट पे ही दी जा रही है और वो कैश है, तो कोई मसला ही नहीं है, कैश का अमाउंट हमारी कंसिडरेशन बन जाएगी। और कैश के साथ साथ या कैश के अलावा कोई नॉन मॉनिटरी एसेट्स है, कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, कोई लैंड है, कोई और एसेट्स है, तो इस एसेट की हम फेयर वैल्यू ले रहे होंगे। याद रखिएगा, सब्सिडी के एक्वायर करने के लिए अगर आपने कोई नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन दी, तो आप अपनी कैरिंग वैल्यू नहीं, बल्कि उस नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू पे उस कंसिडरेशन को अकाउंट फॉर करोगे। अगर सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए हमने शेयर्स इश्यू किए, तो जो भी हमारी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू है, जो भी हमारी कंपनी यानी पेरेंट की कंपनी के शेयर्स की वैल्यू है, हम पेरेंट कंपनी के शेयर्स की फेयर वैल्यू ले रहे होंगे। और एट टाइम्स ऐसा भी होता है, कैफ 2 लेवल पे तो मैंने नहीं देखा पास पेपर्स में, कि सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए हमने कोई डिबेंचर्स इशू कर दी हो, हमने कोई बॉन्ड्स इशू कर दी हो। यानी कि मैं आपसे सब्सिडी को खरीद रहा हूँ और मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, बल्कि अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे रहा हूँ। तो अगर हम कोई डिबेंचर्स यानी कि लायबिलिटीज इशू कर रहे हैं, तो इसे भी हम फेयर वैल्यू पे ही मेजर कर रहे हैं। बताऊं उस पर सर? एक चीज याद रखिएगा कि अगर पेरेंट कंपनी सब्सिडी को एक्वायर कर रही है, तो वो सब्सिडी के जो शेयर्स एक्वायर करती है ना, वो सब्सिडी के एक्स ओनर से एक्वायर करती है, पुराने मालिकों से एक्वायर करती है। तो सब्सिडी अगर सॉरी पेरेंट अगर सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए कोई कंसिडरेशन पे कर रही है, तो वो कंसिडरेशन सब्सिडी को पे नहीं हो रही होती, वो कंसिडरेशन सब्सिडी के एक्स ओनर्स को पे हो रही होती है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि मैंने सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए लेट से प्लांट दिया, तो ये जो मैंने सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए प्लांट दिया, ये हमारे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो प्लांट पेरेंट से सब्सिडी के पास नहीं किया, वो प्लांट पेरेंट से सब्सिडी के पुराने मालिकों के पास गया है, यानी वो प्लांट ग्रुप से अब बाहर हो चुका है। तो सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए जो भी कंसिडरेशन पे की जाती है ना, वो सब्सिडी को पे नहीं की जाती, बल्कि सब्सिडी के पुराने मालिकों से पे की जाती है। भाई फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं कोई गुलाम खरीद रहा हूँ 1 लाख रुपए का, अगर मैं कोई गुलाम खरीद रहा हूँ 1 लाख रुपए का, तो मैं गुलाम को 1 लाख रुपए थोड़ी दूंगा। मैं तो उसका जो पुराना मालिक होगा, उसका जो पुराना सेठ होगा, उसको पैसे दे रहा हूँ ना, और गुलाम मेरे पास आ जाएगा। तो जब आप सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए कंसिडरेशन किसी भी फॉर्म में एक्स ओनर्स को देते हो, तो ये कंसिडरेशन आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर नहीं आ रही। फिर हमारे पास कंसिडरेशन डेफर्ड कंसिडरेशन हो सकती है, यानी हमने वादा किया है पैसे देंगे, अभी नहीं देंगे, कुछ अरसे बाद देंगे। शेयर्स देंगे, अभी नहीं देंगे, कुछ अरसे बाद देंगे। हमने सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए डेफर्ड कंसिडरेशन का प्रॉमिस किया है। डेफर्ड कंसिडरेशन का प्रॉमिस है कि पेमेंट तो लाजमी होगी, लेकिन अभी नहीं होगी, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद होगी। तो डेफर्ड कंसिडरेशन अगर कैश की फॉर्म में है, तो इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन कर रहे होंगे। डेफर्ड कंसिडरेशन अगर शेयर्स की फॉर्म में है, तो सर यहाँ पे हम इसे फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हैं। और जब आपने डेफर्ड कंसिडरेशन कैश की प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर ली, तो सब्सिक्वेंटली फिर इसकी अनवाइंडिंग भी की जाएगी। सब्सिक्वेंटली उस लायबिलिटी को अनवाइंड भी किया जाएगा, उस पर इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड किया जाएगा, वो इंटरेस्ट आपके ग्रुप रिजर्व, आपके पेरेंट के पीएनएल में रिकॉर्ड हो रहा हो। और तीसरी कंसिडरेशन कंटेंजेंट कंसिडरेशन हो सकती है, यानी कि आपने सब्सिडी को एक्वायर करते वक्त कुछ कंसिडरेशन का वादा किया, सब्जेक्ट टू सम रिवर्स वादा, कि मैं आपको ये पैसे दूंगा अगर आपने ये किया, मैं आपको ये शेयर्स दूंगा अगर आपने ये किया, मैं आपको ये एसेट दूंगा अगर आपने कोई टारगेट वगैरह अचीव किया। अगर कंटेंजेंट कंसिडरेशन है, तो कंटेंजेंट कंसिडरेशन भी कैश की फॉर्म में हो सकती है, शेयर्स की फॉर्म में हो सकती है। कंटेंजेंट कंसिडरेशन को हम एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे।
कंटीजेंट कंसिडरेशन को हम एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे। अगर कंटीजेंट कंसिडरेशन कैश की मद में है तो हमारे पास लायबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर कंटीजेंट कंसिडरेशन हमारे पास शेयर्स की फॉर्म में है तो हमारे पास शेयर रिजर्व रिकॉर्ड हो जाएगा। अब आगे जाकर हो सकता है वो कंटीजेंसी मीट हो सकता है वो कंटीजेंसी मीट ना हो सकता है कि वो जो आपने कंटीजेंट कंसिडरेशन को एक्विजिशन डेट पे रिकॉर्ड किया है फेयर वैल्यू पे, आगे जाकर उसकी फेयर वैल्यू चेंज हो जाए। तो अगर तो कंटीजेंट कंसिडरेशन कैश की फॉर्म में है और सब्सिक्वेंटली इसकी फेयर वैल्यू में चेंज आता है, सब्सिक्वेंटली कंटीजेंसी मीट हो जाती है, सब्सिक्वेंटली कंटीजेंसी मीट नहीं होती, तो इस कैश कंसिडरेशन की जो कंटीजेंट कंसिडरेशन है, इसकी सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट, इसका सब्सिक्वेंट इंक्रीज या डिक्रीज हमारे पीएनएल में रिकॉर्ड हो। यानी मैंने आपसे कहा मैं 3 साल बाद आपको 100 रुपए दूंगा अगर आपने 3 सालों में एक एक्स अमाउंट का ईपीएस अचीव किया। आज इस 100 रुपए की मैंने फेयर वैल्यू डिटरमाइन की, लेट से वो 30 रुपए आ रही थी, तो ये एक्विजिशन डेट पे इस कंटीजेंट कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू है। 1 साल बाद मुझे लगता है कि आप टारगेट अचीव कर लेंगे और कंटीजेंट कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू 30 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो गई, तो ये जो 20 की रिमेजरमेंट है ना, ये जो 20 का एडिशनल लायबिलिटी बुक करना है ना, ये तुम्हारे पीएनएल में एक्सपेंस आउट होगा, ये तुम्हारे ग्रुप रिजर्व का पार्ट बनेगा। आगे जाके कंटीजेंसी मीट हो जाती है, मुझे पूरे 100 रुपए देने पड़ते हैं, तो 100 रुपए देने पड़े और 30 रुपए ओरिजिनली रिकॉर्ड किए थे, इन दोनों का जो डिफरेंशियल 70 रुपए, ये मेरे पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। आगे जाके कंटीजेंसी मीट नहीं होती, मुझे लायबिलिटी रिवर्स करनी पड़ जाती है, तो अब जो लायबिलिटी की रिवर्सल से मेरे पास इनकम आएगी ना, ये भी मेरे पास पीएनएल में ही रिकॉर्ड हो रहा होगा। और अगर कंटीजेंट कंसिडरेशन शेयर्स की फॉर्म में, यानी मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 2 साल बाद 3 साल बाद मेरी कंपनी की शेयर्स इशू करूंगा अगर आपने कोई टारगेट अचीव किया, तो अब शेयर की कंटीजेंट कंसिडरेशन को सब्सिक्वेंटली रीमेजर नहीं किया जाएगा। शेयर्स की कंसिडरेशन, शेयर्स की कंटीजेंट कंसिडरेशन को आगे जाकर रीमेजर नहीं किया जाएगा, चाहे कंटीजेंट इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज आए, चाहे कंटीजेंसी अराइज हो जाए, चाहे कंटीजेंसी पूरी ना हो, इन एनी केस अगर कंटीजेंट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स है, इसे हम आगे जाकर रीमेजर नहीं कर रहे होंगे। तो कंटीजेंट कंसिडरेशन रिकॉर्ड करेंगे तो डिस्काउंट भी करेंगे। सर कंटीजेंट कंसिडरेशन हम रिकॉर्ड करेंगे, इसको डिस्काउंट भी करेंगे नहीं। देखिए अगर आपके पास कोई डेफर्ड कंसिडरेशन है ना, आप इसको डिस्काउंटिंग करोगे, आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे, लेकिन अगर आपके पास कंटीजेंट कंसिडरेशन है तो इसकी आपको एक्विजिशन डेट पे कोई फेयर वैल्यू गिवन होगी, उस फेयर वैल्यू के अंदर उसकी डिस्काउंटिंग ऑलरेडी हुई भी है, उस फेयर वैल्यू के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी का इंपैक्ट ऑलरेडी शामिल हुआ है, आपको कुछ फर्दर एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। और यहां पर ही आपके साथ एक छोटा सा लिंक कॉन्सेप्ट है एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट का, कि अगर सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए हमने कोई एक्विजिशन रिलेटेड ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की, फॉर एग्जांपल सब्सिडी को ढूंढने के लिए कोई फाइंडर फी, एडवाइजरी फी, प्रोफेशनल फी या और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वगैरह इनकर की, तो सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए जो भी आप ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जिसे हम एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट कहेंगे, इसे हम एक्सपेंस आउट कर देंगे, इसे हम एक्सपेंस आउट कर देंगे, इसे कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बना रहे होंगे। क्या ये समझ आता है? मैं सर एक लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम सवालों पे आते हैं। एक्विजिशन डेट पे कंसिडरेशन कैसे मेजर करना है ये हमने डिस्कस किया। एक्विजिशन डेट पे कंसिडरेशन की रेलेवेंस गुडविल कैलकुलेट करने के लिए होगी, लेकिन एक्विजिशन डेट पे हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एक और इंपॉर्टेंट नंबर चाहिए, दैट इज नेट एसेट्स, दैट इज नेट एसेट्स। अब इन नेट एसेट्स को कैसे मेजर करना है, इसके लिए हमारे पास कुछ बातें लिखी हैं। सर जब आप एक सब्सिडी को एक्वायर करोगे ना, तो सब्सिडी के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को, सब्सिडी के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे मेजर करोगे। एक्विजिशन डेट पे हम सब्सिडी के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे लेकर आ जाएंगे। वो सारे एसेट्स जो सब्सिडी के पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं